मसला ये है कि जो हालात ख़राब करने वाले हैं वो बेतहाशा वसायल बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिन्हें हालात को कंट्रोल करना है वो इस तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो लोग जिनको बलूचिस्तान के किसी एक खित्ते का नहीं पता, ज़िंदगी में कभी बलूचिस्तान जाके नहीं देखा, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, लेकिन तबसरे यूँ कर रहे हैं। ये नज़रिया एक वाहिद उम्मीद थी जो लसानियत और सूबाइयत पे और इलाकाइयत के ऊपर हावी हो सकता था। इस बड़े गहरे खेल के अंदर जो हमारी हुकूमतें हैं, मैं ये समझता हूँ कि असल कसूरवार ये हैं। बलूचिस्तान में ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और उसका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हंजला अम्माद है और मेरे साथ आज जनरल सेक्रेटरी लाहौर मरकज़ी मुस्लिम लीग जनाब मुज़म्मिल इकबाल हाशमी साहब मौजूद हैं। मुज़म्मिल भाई, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। आप सुनाइए, आप कैसे? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मुज़म्मिल भाई, बलूचिस्तान वाला वाक़या आपने कहा कि यार इस पे कोई बात करते हैं, मेरा भी बड़ा दिल था कि इस पे वाक़तन बात होनी चाहिए और इस अंदाज़ में होनी चाहिए कि बलूचिस्तान का मुकदमा रखा जाए। यानी हम देख रहे हैं कि ऐसे मादरत के साथ किसी को कुछ बुरा कहना मकसूद नहीं है, लेकिन वो लोग जिनको बलूचिस्तान के किसी एक खित्ते का नहीं पता, ज़िंदगी में कभी बलूचिस्तान जाके नहीं देखा, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, लेकिन तबसरे यूँ कर रहे हैं और मतलब जो तपश है वहाँ पे उसको मज़ीद बढ़ावा देने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ऐसे मामला में ये बड़ा मुनासिब है कि वो लोग, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुज़म्मिल इकबाल हाशमी साहब मेरा ख्याल है शायद दर्जनों से भी ज़्यादा दफ़ा बलूचिस्तान में जा चुके हैं और एक एक ज़िले में जा चुके हैं और वहाँ बड़ा तफसीली इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा है, इनको पता है वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ की सिचुएशंस क्या हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि एक ऐसा बंदा जो बलूचिस्तान में जा चुका है, वहाँ के लोगों से मिल चुका है, वहाँ के हर तरह के अफराद से उसका ताल्लुक़ है, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि बलूचिस्तान में ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और उसका हल क्या है। ज़रूर भी क्या लगता है कि ये यानी मसाइल तो जब से हमने होश संभाली है, जब से, बल्कि हमारे पैदा होने से भी पहले से बलूचिस्तान के मसाइल चल रहे हैं, बुनियादी वजह क्या नज़र आती है कि ये क्या मसला क्या है बलूचिस्तान का? हंजला भाई, इसमें ना एक बात आप जहन में रखिएगा, बलूचिस्तान के मसाइल पूरे मुल्क के लोगों के मसाइल से यानी आप कह लें कि मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है, पूरे मुल्क के अंदर मसाइल हैं और बलूचिस्तान के अंदर भी मसाइल हैं। हाँ, ये है कि उनमें कुछ शिद्दत ज़्यादा है। अच्छा, इसका ना एक तारीख़ी पस मंज़र है, उस तारीख़ी पस मंज़र को हमें देख के चलना चाहिए। पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के बनने के बाद जो सूरत हाल थी, जो हालात थे, जो कैफियत थी, वो कुछ ऐसी थी कि एक नौज़ायदा मुल्क था। ठीक है, उस नौज़ायदा मुल्क के पास वसाइल नहीं थे, मसाइल ही मसाइल थे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट करके अपने घर बार छोड़ के, अपनी ज़मीन जायदादें छोड़ के, अपने कारोबार छोड़ के इस नौज़ायदा मुल्क के अंदर आ रहे थे। अच्छा, वसाइल नहीं है, लोगों का एक बहुत बड़ा बोझ है। तो मुल्क बनने के बाद जो लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, फौरी तौर पर मुल्क के लिए उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरना ये मुमकिन ही नहीं था। ये हो नहीं सकता था कि मुल्क उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर फौरी तौर पर पूरा उतरे। सही। लिहाजा वो लोग जो इस मुल्क के बनने के ख़िलाफ़ थे या जो ये समझते थे कि यार ये वाला ख़ित्ता तो कभी भी किसी आज़ाद ममलिकत की सूरत में नहीं रहा और इसका एक तारीख़ी पस मंज़र है, इस खित्ते के ऊपर एक इस तरह का मुल्क बन जाए जो कि मुसलमानों की अक्सरियत वाला हो, एक नज़रियाती मुल्क हो, तो उन्होंने फौरी तौर पर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। और ये साजिशें आप कह लें कि इनको परवान चढ़ाने का एक ही तरीका था, वो ये था कि महरूमियों की बुनियाद पे इलाकाइयत को और लसानियत को परवान चढ़ाया जाए। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा। 2015 की बात है, मैं तुर्बत के अंदर गया, वहाँ पे हम रुके, गए, लोगों से मिलने की कोशिश की। तो पूरा दिन हम तुर्बत के गली बाज़ारों में फिरते रहे तो कोई बंदा हमें मिलने के लिए तैयार नहीं था। ज़ुबैर एक नौजवान था, फ़ौत हो चुका है, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, आमीन। तो ज़ुबैर ने मुझे कहा कि मुज़म्मिल भाई, कोई बंदा ना आपसे नहीं मिलेगा। तो मैंने उसे कहा कि भाई उसकी क्या वजह है? कहने लगा हालात ऐसे हैं, लोगों पे खौफ है, आप पंजाब से आए हैं,
तो जो यहाँ पे शिद्दत पसंद हैं वो तो किसी ऐसे बंदे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तो हर बंदे को ये ख़दशा है कि अगर वो आपसे मिलेगा तो उसके ऊपर भी मुश्किल वक्त आएगा। तो मैंने कहा यार मैं तो कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ। उसने कहा बहरहाल ये एक यहाँ पे ऐसे ही हालात हैं, तो आपको ना रात तक वेट करना पड़ेगा। मैंने रात को कुछ लोगों को जमा किया, तो उसके घर में रात को कोई 101 के करीब नौजवान जमा हुए। तो बड़ी बहस उनके अंदर थी और बड़ा गुस्सा था उनके अंदर, और वो ये कह रहे थे कि जनाब शिकवे, नाराज़गियाँ, आप आए क्यों हैं यहाँ पे? आप हमारे दुश्मन हैं, आप पंजाबी हैं, हम बलोची हैं, आप गासिब हैं, हम महकूम हैं, ऐसी बातें थी। तो मैंने उनसे कहा कि यार हमारा आपसे एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है। उन्होंने कहा जी कोई ताल्लुक़ नहीं है, जालिम और मजलूम का क्या ताल्लुक़ है? तो मुझे वहाँ पे फिर पता चला कि भाई यहाँ पे तो लोगों को ये बावर करवा दिया गया है कि शायद पंजाब के लोगों ने आप पे जुल्म किया या ज़्यादतियाँ की। जब एक बात मुसलसल कही गई है ना, तो वो यही लगता है कि गालिबन पंजाबी ही हैं। फिर मैंने उनसे कहा यार हमारा आपसे एक रिश्ता है, और वो रिश्ता है कि मेरा और आपका ताल्लुक़ जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का ताल्लुक़ है। अच्छा, आप यकीन जानें कि एक नौजवान खड़ा हो, उसने कहा इसके बाद हम कोई बात नहीं करेंगे, आप अपनी बात करें। अच्छा, हमने डिस्कशन की उनसे, लंबी हमारी 2-2.5 घंटे पे मुश्तमिल डिस्कशन थी, सवालो जवाब हुए, बहुत कुछ हुआ उसके ऊपर। तो मैंने ये बात देखी कि जब मजलिस ख़त्म हो रही थी तो मजलिस के शुरू में जो लोग गुस्से में बिपरे हुए थे वो सारे गले मिल रहे थे, और जनाब बड़ा पुरजोश तरीके से उनका अंदाज़ था, और उन्होंने कहा कि जी आप बताएं अब हमने आगे करना क्या है। तो भी हाल ही यही है, साफ अच्छा, बात है। मैं जो सिर्फ एक चीज़ जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि बड़ी प्लानिंग से हमें हमारे नज़रिए से दूर किया गया। बिल्कुल, ये नज़रिया एक वाहिद उम्मीद थी जो लसानियत और सूबाइयत पे और इलाकाइयत के ऊपर हावी हो सकता था। अब इस नज़रिए से हमें दूर कर दिया गया, और लोगों के अंदर ये सोच, चूँकि मसाइल मौजूद थे तो उन मसाइल की मौजूदगी में ये सोच परवान चढ़ी। सबसे पहला बीज जो इस खित्ते में जिन लोगों ने बोने की कोशिश की उनमें एक तो मुजीब था, उसने बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे से पाकिस्तान को कबूल नहीं किया था, और वो इस बात की कोशिश में था कि कोई ना कोई ऐसा अंदाज़ इख्तियार कर ले कि जिससे बंगाली ज़ुबान का इशू खड़ा कर दिया जाए। मौलवी, मुझे ना आपके एक्सपीरियंस से याद आया कि मैं खुशदार में था, ये 2015-16 के करीब की बात है। इसी तरह उससे पहले बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में जाना होता था, कोयटा में था। तलबा से जब बात करते थे ना तो हम कॉलेजेस में, मुझे याद है कोयटा का कॉलेज था, टेक्निकल कॉलेज था, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मुझे याद, वो किसी रोड पे था। तो उधर मैं जाके मैं बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ पे जो बातें सुनने, बिल्कुल यही अंदाज़ था जो आप बात कर रहे हैं, इसी तरह की बातें। लेकिन इसकी मतलब देखिए ना, अब आप बलोचों की बात सुने। मतलब मैं जब पहली दफ़ा बलूचिस्तान गया, मुझे याद है ये तो 14 की, गालबन 13 या 14 की बात है, 2013-14 की। तो मैं कोयटा से हम बाहर निकले, यहाँ से हम ट्रेन में गए सिब्बी वाली साइड से। वापसी में जब मैं कोयटा से थोड़ा सा बाहर निकला दूसरी तरफ बलोच बेल्ट में, तो वो हालात ज़िंदगी देखे, जो देखा तो वो बहुत पुराना, अभी तक कभी सदियों पुराना तर्ज़ ज़िंदगी, उसी पे वो जी रहे हैं। लोगों की महरूमियाँ बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ महरूमियाँ हैं कि यानी उनके शिकवे बजा हैं कि सुई गैस की पाइपलाइन वहाँ से गुजरती है, लेकिन वहाँ के लोगों के घरों में सुई गैस का कनेक्शन नहीं है। पानी के लिए ख़वातीन कई मील दूर जाती हैं रोज़ सुबह उठ के। यानी पूरे ज़ियारत शहर में एक डिस्पेंसरी का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक़्त कि यार कोई यहाँ पे हुकूमत की तरफ से तो पता नहीं मंजूर हुई होंगी, लेकिन ज़मीन पर उसका वजूद नहीं था। तो यानी इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बेतहाशा थी। तो ऐसे हालात में ये कौन है इसका कसूरवार? ये सारा कुछ किसने किया है कि हमारी बलोच अवाम जो है वो आज इतनी नाला हो गई, इतनी नाराज़ हो गई? मुझे पता है वो थोड़े लोग हैं जो बलूचिस्तान में इस कदर नाला हैं कि वो पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, इस कदर नाराज़ हैं। मैं आपको बताता चलो, बलूचिस्तान जो लोग कभी नहीं गए ना, बलूचिस्तान बेसिकली 2 हिस्सों का नाम है। बलूचिस्तान में बड़ी क्लियर डिवीज़न है, और वो है बलोच और पश्तून डिवीज़न। 2 बेल्ट्स हैं, एक पख्तून डिवीज़न है, वो पख्तून बेल्ट सारी की सारी लगती है, और दूसरी है बलोच बेल्ट, ठीक है, जो सारी ईरान के साथ भी लगती है। ये बड़ी क्लियर डिवीज़न है, 2 इलाके हैं। तो यानी ये इतना मामला शदीद हो गया कि ये बलोच लोग
हथियार उठा लिए उन्होंने, रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और फिर जारी बात है, जब महरूमी होती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो महरूमियाँ कैश करवाई जाने लगी। जब आप एक सुई में बैठे, तुर्बत में बैठे, पंजगोर में बैठे, आवारान में बैठे बच्चे को मल्टीमीडिया की स्क्रीन पे दिखाएंगे कि लाहौर की सड़कें तो इतनी खूबसूरत हैं, गवादर के लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे अरबों डॉलर की सरमायाकारी की सी पैक की बात हो रही है, गवादर के लोगों को साफ़ पीने का पानी मुयसर नहीं है, तो ये इस सब का कौन कसूरवार है? देखें, इसमें हंदला भाई बड़ी वाज़ेह सी बात है। दो इस सारे इश्यूज़ में देखने वाली बातें। पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान के अंदर आपने भी बात की कि दो हिस्से हैं। जी जी बिल्कुल। एक पख्तून बेल्ट है और एक बलोच बेल्ट है। पख्तून बेल्ट में वो वाले हालात नहीं हैं जो बलोच बेल्ट के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, बलोच बेल्ट में ज़्यादा मामला। अच्छा, हालात दोनों जगहों पे एक जैसे हैं। अच्छा, इससे एक बात समझ आती है कि पख्तून बेल्ट के अंदर जो पाकिस्तानियत है वो और मजहबी तबका जो है वो ज़्यादा मजबूत है, लिहाजा वहाँ पे ये वाला इशू नहीं है। अच्छा, जो बलोच बेल्ट है उसके अंदर चूँकि सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, वहाँ पे मजहबी उनसर भी उतना मजबूत नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो हालात हैं, जो कैफियत हैं, वो भी बैरूनी क़ुव्वतों के लिए बहुत ज़्यादा साजगार हैं। उस पूरे एरिए के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और उस स्कैटर्ड आबादी के अंदर लोगों की महकूमियाँ और महरूमियाँ भी ज़्यादा हैं, तो उनको इस्तेमाल करना और उनको इस्तेमाल करके मुल्क के ख़िलाफ़ लेके चल पड़ना ये कदरे आसान है। लेकिन यहाँ पे ना जो बात समझने वाली है वो ये है कि चाहे वो लीडरशिप हो जो बलूचिस्तान के ख़ुद को सियासतदान होने का दावा करते हैं, या वो लीडरशिप हो जो बलूचिस्तान के अंदर ये बात समझती है कि बलोच लोगों को महकूम बना के रखा गया है, अगर आप दोनों को देखें ना तो दोनों का ही बलूचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है। जो सियासी तबका है वो या तो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है या वो कराची में बैठा हुआ है, और बड़े बड़े महल्लात में ये लोग बैठे हुए हैं, ना अपने इलाकों में जाते हैं सालों, ना वहाँ के लोगों की ज़रूरियात को देखते हैं, ना उनके मसाइल को देखते हैं, ना उनको हल करने की कोशिश करते हैं। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो लोगों की महकूमियों को तो बयान करते हैं, लेकिन वो स्विट्ज़रलैंड में बैठ के, डेनमार्क में बैठ के, स्वीडन में बैठ के, यूरोप के दीगर मुल्कों में बैठ के वो ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ का जो महरूम और महकूम तबका है ना उसको खूब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि भाई देखो बेचते हैं ना, उनकी मजलूमियत को बेचते हैं दुनिया में, वो उनकी मजलूमियत को बेच रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक तीसरा पहलू भी है जो बड़ा काबिल गौर है, वो ये है कि हमने सिर्फ इन दो तबकात को एड्रेस करने की कोशिश की है। हमारी जो भी हुकूमत आई उसने यही कोशिश की कि भाई इन लोगों को राज़ी कर लिया जाए, इनकी ज़ुबानें बंद कर दी जाएं, और आम बंदा ना उसके मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की गई। जो दिया गया वो इन बड़े बड़े सरदारों को दिया गया। अब ये सरदार लेके मौजें कर रहे हैं, आम बंदा वो पिसरा है, एक्सप्लॉइट करने वाले हालात को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उधर सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान अगर आप गौर करें तो एक ऐसा खित्ता है जो दुनिया की तीसरी जंग का भी बायस बन सकता है। वहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, डीप सी पोर्ट है, 120 बर्थे हैं उसके ऊपर। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये बहुत सारे हमारे बरादर इस्लामी मुल्कों के लिए भी नाकाबिल कबूल है ग्वादर की पोर्ट। फिर वहाँ पे अगर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है और वहाँ पे लोगों को ट्रांजिट मिलता है तो ये एक दूसरा मसला है। तीसरा मसला ये है कि ये सेंट्रल एशिया की रियासतों के लिए, रशिया के लिए, चाइना के लिए, इन सारे मुल्कों के लिए एक रूट साबित हो सकता है दुनिया के साथ ट्रेड करने का। तो जो इंटरनेशनल ताकतें हैं जिन्होंने दुनिया की इकानमी को कंट्रोल कर रखा है वो भी कतई ये नहीं चाहेंगे, लिहाजा फिर वो पूरे के पूरे अपने वसाइल को खर्च कर रहे हैं। इंडिया हमारा असली दुश्मन है, उसके कितने लोग वहाँ पे अभी तक पकड़े जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं। कुलभूषण यादव एक इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये एक बड़ा गहरा खेल है जो बलूचिस्तान के अंदर खेला जा रहा है। इस बड़े गहरे खेल के अंदर जो हमारी हुकूमतें हैं, मैं ये समझता हूँ कि असल कसूरवार ये हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं असल कसूरवार ये हैं, या जो भी हुकूमत में रहा, नहीं जो भी रहा जी जी बिल्कुल, हर एक ने सुपरफिशियली काम करने की कोशिश की है।
जिसे कहते हैं ना, उन्होंने सिर्फ मट्टी झाड़ने की कोशिश किया, उन्होंने रूट कॉज जो थी ना बीमारी की उसको जानने की कोशिश नहीं की। मुझे ना मुजम्मिल भाई याद आ रहा है, मिज़ान चौक है कोयटा में बड़ा मशहूर, बिल्कुल मेन शहर का चौक है। तो वहाँ पे जब अब अभी तो खैर मुझे कुछ टाइम हो गया गए हुए, उस वक़्त मिज़ान चौक में हालत ये थी कि वो लगता नहीं था कि एक सूबाई दारुल-हुकूमत का मेन बाज़ार है। आप यूँ समझें कि लाहौर माल रोड पे ये हालत हो कि सीवरेज का पानी खड़ा हो बेताशा पंजाब असम्बली के सामने, या नारकली चौक में सीवरेज का पानी बेताशा खड़ा हो, वहाँ पे सड़क टूटी हुई हो और गुजरने का रास्ता ना हो, यानी ये, और आप इमेजिन करें कि ये एक सूबाई दारुल-हुकूमत है। लेकिन ज़रूर भाई हल, यानी ये देखें ना, मसलन अब मैं वहाँ पे जब लोगों से, मैं पहली दफ़ा जाते थे ना तो पीपल टू पीपल हमारा कांटेक्ट होता था, हम कोई हुकूमतों की तरफ से थोड़ी जाते थे, हम लोगों से पूछते थे यार मसला क्या है, कौन है इन्वॉल्व। बलोचिस्तान के लोग, वहाँ के पढ़े लिखे लोग, वहाँ के टीचर्स, स्कूल टीचर्स, कॉलेज के लोग, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, उनसे बातचीत होती थी, स्टूडेंट से बातचीत होती थी। उनमें से बहुत से लोग ये कहते थे कि अगर हुकूमत ज़िम्मेदार है ना कि वो हमारा 100 रुपये बनता है, हमें 10 रुपये दे रही है, तो 10 रुपए के बाद वो 10 में से 1 रुपया भी यहाँ आवाम तक नहीं पहुँच रहा। ये बात सही है। तो वो जब, अब देखें ना, देखिए दुनिया, ये हम इस वक्त मटीरियलिज्म की पीक में जी रहे हैं। मटीरियलिज्म की पीक में वो मैकावली ने कहा था कि कोई सच और झूठ नहीं होता, आपका मफाद असल होता है। ठीक है, तो भाई मफाद है, नेशन स्टेट्स का दौर है। इस नेशन स्टेट्स के दौर में जब आप ऐसे दौर में जी रहे हैं कि गर्दन तोड़ मुसाबकत है कि दूसरे को मार के आगे बढ़ना है, तो ऐसे दौर में जब, और फिर इंडिया जैसा अजली दुश्मन है आपके साथ, ठीक है, तो ये हालात तो हैं। तो ये तो हमारी हुकूमत को, गवर्नमेंट को एंटिसिपेट करना चाहिए ना, हमारे मुक्तदरा को ये एंटिसिपेट करना चाहिए कि ये हमारा एक फ्लैश पॉइंट है, ये हमारी एक फॉल्ट लाइन है, इसको तो प्रायोरिटी पे एड्रेस करना चाहिए कि यार ये मसाइल हल करने। अब देखिए ना, आप बता रहे हैं कि आपने नौजवानों की बात सुन ली, तसल्ली से सुन ली, और उसके बाद उनसे मोहब्बत से चंद गुजारिशात की, वो नौजवान राम हो गए, नरम हो गए, कायल हो गए। रियासत ने यही तो काम करना है, सिंपल। क्या कहते हैं जी? ये देखें, आपने भी बात की कि आप मिज़ान चौक में थे। मुझे याद है मैं आवारान में था, तो आवारान से हमने आगे एक इलाके में जाना था, तो हमने पूछा किसी से कि यार उस इलाके में हमने जाना है तो कितनी देर लगेगी, तो उसने कहा कि 5 घंटे। अच्छा, अब हम तो आदी हैं इस बात के कि यार किलोमीटर कितने होंगे। मैंने उससे कहा कि यार कितने किलोमीटर का फासला है, 5 घंटे तो बहुत ज़्यादा हैं। उसने कहा कि भाई किलोमीटरों का मुझे पता नहीं है, घंटे 5 लगेंगे। हाँ। अच्छा, हमने फिर अपनी दलील दी कि यार हमारे पास गाड़ी बहुत अच्छी है, तो आप हमें बताओ कि हम कितनी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, हमारी 4x4 गाड़ी है, कोई इशू नहीं, हम पहुँच जाएंगे। तो उसने कहा आप हेलीकॉप्टर में भी जाओगे तो 5 घंटे लगेंगे। फिर मुझे बात की समझ आई, मैंने कहा कि यार इसका मतलब है कि हालात ना कुछ और हैं, कैफियत कुछ और है। बहरहाल हमने सफ़र शुरू किया, तो जब हम वहाँ से चले और उस इलाके तक हम पहुँचे तो 4 घंटे 49 मिनट लगे। अच्छा, हमने बड़ी कोशिश की कि यार उसके 5 घंटे को हम कोई शार्ट कर लें, लेकिन वो हम शार्ट नहीं कर सके। अच्छा, रोड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर वहाँ पे मशके का इलाका है, मशके से हमने खुशदार आना था, तो मैंने पूछा कि कितनी देर लगेगी, तो उसने कहा 9 घंटे लगेंगे। ऐसे ही है। अच्छा भाई, वो वाक़या खुशदार उस पे हाईवे पे है, मेन हाईवे पे, तो वो वाक़या 9 घंटे लगे पूरे। अच्छा, सड़कें नहीं हैं तो तालीम नहीं है, सेहत नहीं है। जब तालीम और सेहत नहीं है तो जिसका बच्चा तालीम से महरूम है और वो ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम है, फिर उसका बाप या उसकी माँ जब वो बीमार हुई है और वो बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो उसके अंदर गुस्सा पैदा होना है, कुदरती बात, फितरी बात है। अच्छा, लेकिन मैं ना आपसे एक बात कहूँगा कि ये जो सारा कुछ है ना, इस सारी नालायकियों का ज़िम्मेदार हमारा पॉलिटिशियन है। अच्छा, अगर आज आप देखें कि पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत ने वो हातम ताई की कब्र पे लात मारी और साबित करने की कोशिश की कि हम महंगाई कम करना चाहते हैं। इस महंगाई को कम करने का तरीका उन्होंने क्या सोचा कि भाई आप गंदम का रेट गिरा दें। गंदम का रेट गिरा दिया गया तो इससे यह है कि लोगों को सस्ता आटा मिलेगा। नतीजा क्या निकला है? पंजाब जो कि बुनियादी तौर पे जिसकी इकानमी गंदम की प्रोडक्शन के ऊपर बेस करती है, वो किसान तो जिसने बड़ी महंगी गंदम पैदा की थी वो तो बेचारा मारा गया। अब जब वो मारा गया ना,
तो हंजला भाई फिर जो मर्ज़ी कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें, ये बात मुमकिन नहीं है कि अब आपकी मार्केटें चलें, अब आपकी दुकानें चलें। आज ताजर शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनकी मार्केटें चल नहीं रही, ग्राहक उनके पास आ नहीं रहा। अच्छा, उस वक़्त हमने ये बात की थी कि भाई आप ये जो इशू है ना, इस इशू को समझो, ये सिर्फ किसान नहीं मरेगा। लोग कहते थे कि यार सस्ता आटा मेरा क्या मसला है, ये मईशत की बैकबोन है ना, जिसको हमने ये डिस्टर्ब कहा कर था रहे हैं कि आप। किसान मर गया तो पूरा मुल्क डूब जाएगा। इसी तरीके से जब आम बंदा जो बलूचिस्तान में मेहनत मजदूरी करने वाला है, आप उसको सहूलियात नहीं देंगे। मसलन बलूचिस्तान के अंदर आप कोशिश करें, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खित्ते ज़मीन के बेआबाद पड़े हैं, आप उनकी इबादकारी के लिए कोशिश करें, लोगों को रोज़गार मिल जाए, लोग काश्तकारी शुरू कर दें, मेहनत मजदूरी शुरू कर दें, तो उनके पास हथियार उठाने का टाइम नहीं होगा। अच्छा, आप वहाँ के जो कह लें कि मादनी वसाइल हैं, आप उनको बरूए कार लाएँ और वहाँ के लोगों को उसमें से मुनासिब हिस्सा दें, मुनासिब हिस्सा दिया जाए, उन लोगों को नवाजा जाए, उनके साथ ताउन किया जाए, तो ऑटोमेटिकली मसला हल होगा। मसला ये है कि जो हालात ख़राब करने वाले हैं वो बेतहाशा वसाइल बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिन्हें हालात को कंट्रोल करना है वो इस तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि एक्चुअल जो हालात होते हैं उनके ऊपर किसी की नज़र नहीं होती, और लोग ये बात देखते हैं कि यार लाहौर की सड़कें ऐसी हैं। अब ये तो तयशुदा सी बात है कि अगर एक कसूर वाला भी लाहौर की सड़कों को देखेगा ना, गुस्से में आ जाएगा। हालांकि कसूर और लाहौर का फासला 50 किलोमीटर का भी नहीं है। शेखपुरे वाला देखेगा लाहौर के तालीमी इदारों को और शेखपुरा के तालीमी इदारों को, मैं आपको वो गुस्से में आ बताऊं, जाएगा। हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमारे साथ डेरा गाजी खान का हमारा दोस्त था, गाजी घाट जो बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ से आगे है। हम गर्मियों की छुट्टियों में गए तो ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी पे अंडरपास है ना, जिना वाला, ये वाला अंडरपास, उसकी हालत खस्ता थी। हम छुट्टियों में गए तो वो खस्ता हालत थी, वापस आए तो वो बड़ा वेल सेट और ओके डोके हो चुका हुआ था। राइट, वो मेरा दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त है, अभी भी क्लास फेलो हमारा, गाजी घाट का रहने वाला। कहता यार ये अजीब बात है, ये लाहौर में हम छुट्टियों में गए हैं तो ये इसकी हालत बुरी थी, वापस आए ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक भी हो गया। हमारे वहाँ पे गाजी घाट का रोड है, पुल है, वो कितने साल हो गए अभी तक नहीं बना, और रोज़ एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे, कितने लोग मरते हैं। ये क्या बात है? नहीं, यही बात है ना जी। हाँ। आप देखें, अब हुकूमतों में तो यही ले है ना, वफाक के अंदर जिनकी पंजाब में हुकूमत रहती है, अक्सर वफाक के अंदर भी माशाल्लाह यही हुक्मरान होते हैं जो सिंध के अंदर रहते हैं। अच्छा, वो सिंध वाले तो ऐसे माशाल्लाह बड़े कमाल के लोग हैं, उन्होंने ना कराची बनने दिया, ना हैदराबाद बनने दिया, ना सखर बनने दिया, ना इवन उन्होंने लाड़काना बनने दिया। अच्छा, उन्होंने ये बात सोची है कि कौम के अंदर वसाइल की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और वो ये समझते हैं कि वसाइल जो है ना वो महरूमियाँ हैं, तो पूरी कौम में एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अब ये लाहौर वाले जो है ना, ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ये बात समझते हैं कि यार लाहौर चूँकि हमारा घर है, हमें इसको बनाना चाहिए। अब आप देखें, कमाल ये है कि लाहौर में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो गुजरांवाला में एक यूनिवर्सिटी नहीं है। सियालकोट के क्या हालात हैं तालीमी एतबार से, गुजरात के क्या हालात हैं, सेहत में बड़े असरात हैं। मैं कहता हूँ बाकी शहरों में अस्पताल नहीं है, वो सारे मरीज लाहौर आते हैं, लाहौर के शहरी को अस्पताल जाके जगह नहीं मिलती। अब फिर जब लाहौर के शहरी को देखते हैं तो वो इस एतबार से हमें महरूम नज़र आता है कि यहाँ के बच्चों को तालीमी इदारों में दाखिले का मौका नहीं मिलता। बाहर से आने वाले वो चूँकि नंबर ज़्यादा होते हैं तो वो हाई मेरिट वाले लोग सारे दाखिले ले लेते हैं। तो ये हर जगह पे ये मसला मौजूद है। जब तक भाईजान आप कानून और इंसाफ की हुक्मरानी नहीं करेंगे, वसाइल की आप जिसे कहते हैं मुनसफाना तकसीम नहीं करेंगे, लोगों को तालीम का, सेहत का हक नहीं देंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान में तालीमी इदारे नहीं बने हैं, लेकिन कागज़ों में बने हैं। ये नहीं है कि सड़कें नहीं बनी, सड़कें बनी हैं, कागज़ों में बनी हैं। बिल्कुल। इसमें ना एक और बात भी मैं ऐड करूँ, बलूचिस्तान के हवाले से ना मसाइल बहुत संजीदा हैं और बहुत जेन्युइन, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मसाइल को यूँ बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं कि गालिबन, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं
पंजाब यूनिवर्सिटी में ना एक आपको पता है पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बलोच स्टूडेंट्स का कोटा होता है और वो वहाँ पे वो पढ़ते हैं। तो मेरा उनमें से एक बड़ी तादाद में लोगों बलोच स्टूडेंट्स के साथ मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था, उनके साथ रेगुलर बैठना उठना था। तो उन्हीं में से एक फ़र्द था, उसके साथ मेरी गपशप शुरू हुई, हम चाय पे बैठे थे, बातचीत शुरू हुई। उसने कहा आपको क्या पता बलोचिस्तान का, मैं तो मेरे शहर में एक कॉलेज नहीं है, एक स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, हम तो इतने बुरे हालात में हैं, ये वो इस तरह बातें कर रहा है ना। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि उसको शायद मालूम नहीं था कि मैं बलूचिस्तान कितनी दफ़ा जा चुका हूँ। मुझे कहता आपको नहीं पता, छोड़े बस आप, मैं बलूचिस्तान से हूँ। मैं कहा नहीं यार इलाका तो बताएं। मैंने बोला मैं खुजदार से हूँ। मैंने कहा अच्छा खुजदार आप आखिरी दफ़ा कब गए थे? तो मुझे कहता है कि मैं असल में ना अभी तो मैं यूएई से आया हूँ डायरेक्ट, इधर मेरा एडमिशन हो गया था कोटे पे, तो मैं खुजदार ना बचपन में था, अभी मैं नहीं खुजदार किया, मुझे टाइम हो गया काफ़ी। मैंने कहा आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, खुजदार में एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, खुजदार में कॉलेजेस हैं, खुजदार में स्कूल्स भी हैं। खुजदार हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत बेहतर होने वाला है, लेकिन ऐसे अफराद से भी बचना जरूरी है जो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे होते हैं। जो और वो था भी, वो यानी वो खुद भी बलोच था, लेकिन चूंकि एक माइंडसेट है ना, तो वो एक चीज़ को मुसलसल आगे बढ़ाना है। तो ये अब उसी का नतीजा अभी हालिया हमें क्या मिला है कि अगर उधर से ये बेवकूफ़ियाँ हैं ना, तो हमारे इधर पंजाब से भी कुछ लोग उठ गए हैं, वो भी ये नारा असबियत का लेके खड़े हो गए हैं कि वो कहते हैं कि पंजाब को में लाशें आई हैं बलूचिस्तान से। ये बड़ी गलत एक ट्रेंड चल पड़ा है, क्या कहते हैं जी? ये देखें, ये तो मसला मौजूद है। मैंने पहले कहा कि बलूचिस्तान के जो रियल मसाइल हैं ना, सिर्फ वो इस एतबार से देखने पड़ेंगे कि जो हम बलूचिस्तान के अंदर वसाइल दे रहे हैं वो लोगों की बेहतरी के ऊपर खर्च हों। बिल्कुल, ये असल बात है। अमन व अमान कायम किया जाए, जो कल्परेट्स हैं उनको खुलेआम सज़ाएं दी जाएं, जो लोग पुरअमन हैं उनको जीने का पूरा हक दिया जाए, और किसी को इस बात का मौका ना दिया जाए कि वो लोगों को वरगला सके। अब जहाँ तक अगली बात है ना जी, देखें हमला इस वक्त पंजाबी पे नहीं है, हमला इस वक्त केपीके के किसी बाशिंदे पे नहीं है, हमला इस वक्त पाकिस्तानियत पे है और पाकिस्तानियों पे है। मसला ये है कि भाई ये लड़ाई अगर बढ़ा भी दी जाए, और पंजाब जिसने आज तक कभी लसानियत की बात नहीं की, आप इसके अंदर भी ये वाला इशू खड़ा कर दें जी बलूचिस्तान के अंदर से पंजाब में लाशें आ रही हैं और यहाँ पे आप, तो यही तो दुश्मन चाहता है। ये 71 में यही हुआ था ना कि बंगाल से पाकिस्तान लाशें आ रही हैं। हाँ जी, अच्छा, दुश्मन यही बात चाहता है कि भाई आग लग जाए और हर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाए। हमें इस वक्त बात करनी है पाकिस्तानियत की, बिल्कुल हमें इस वक्त बात करनी है पाकिस्तान की। भाई बलूचिस्तान में मसाइल हैं तो पाकिस्तान के मसाइल हैं, पंजाब में मसाइल हैं तो पाकिस्तान के मसाइल हैं, केपीके में मसाइल हैं तो पाकिस्तान के मसाइल हैं। और ये दहशतगर्दों का पाकिस्तान पे हमला था, और ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियत पे और पाकिस्तान के नज़रिए पे, पाकिस्तान के जोग्राफिए पे, पाकिस्तान की तारीख पे हमला किया। तो हमें इस बात को ज़रूर देखना चाहिए। देखें, इसमें मैं आपको एक और पहलू आपको बताता हूँ। हम नाकाम कहाँ पे हैं? हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम है, हमारी दाखिला पॉलिसी नाकाम है, और हम नाकाम हैं सफारतकारी के अंदर। बिल्कुल, हम दुनिया को बता ही नहीं पा रहे। हर जगह पे पॉजिटिव रवैया रखे हुए हैं, हम हर जगह पे वो दब के जी रहे हैं। अब देखें, दाखिली मसाइल को मैंने पहले कहा कि वसाइल की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और सही तरीके से मसाइल का जो हल है, और अमन व अमान कायम करके पूरी कुव्वत के साथ, चाहे उसमें कोई भी क्यों नहीं है, कोई बड़ा या छोटा, जो भी अपने मफादात के लिए पाकिस्तान के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहा है, उसको कटहरे में लाया जाए और करार वाकई सजा दी जाए। बिल्कुल, किसी को इसके ऊपर ना छोड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि जो कल्परेट्स हैं यूरोप के किसी भी मुल्क में रहते हैं और वो कहते हैं जी हमने इंसानी हुकूक के तहत उनको पनाह दे रखी है, तो क्या यूरोप अपने किसी मुजरिम को इंसानी हुकूक के तहत हमारे यहाँ पे पनाह देने देगा? मसला ये है कि हमारे जो लोग बहैसियत सफारतकार इन मुल्कों में जाते हैं वो उनसे इम्प्रेस होते हैं। खाली इम्प्रेस होते हैं, वो उनकी भर्तियाँ कैसे होती हैं? अच्छा,
वो ऐसे ही उनके तो सामने जाते हैं। दबे होते, उनके अंदर जुर्रत ही नहीं होती कि उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। वो पाकिस्तान के सफारतकारों से ज़्यादा उनके जो है ना, वो जिसे कहते हैं शाह से ज़्यादा वो शाह के हरीफ होते हैं। तो ये जो कैफियत है ना, ये जो सूरत हाल है, हमारी जो सफारत खाने बैठे हुए हैं स्वीडन में, डेनमार्क में, स्विट्ज़रलैंड में और यूरोप के दीगर मुल्कों में, इनको मुतहर्रिक होना चाहिए। इनको लोगों की कैफियत पूरी दुनिया के सामने रखनी चाहिए कि भाई ये कौन से इंसानी हुकूक हैं कि एक बंदा कराची में आग लगा देता है और आप उसको पनाह दे देते हैं। ये कैसे इंसानी हुकूक हैं कि एक बंदा जनाब बलूचिस्तान के अंदर लोगों का कत्लेआम करवाता है और आप उसे इंसानी हुकूक के नाम के ऊपर यहाँ पे खुली छुट्टी दे देते हैं। तो हमें ये बात करनी चाहिए, हमारी खारजा पॉलिसी इसके अंदर एग्रेसिव होनी चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, मुसलसल बात करनी चाहिए। अब देखें ना, आलमी अदालत इंसाफ से एक फैसला लेके इंडिया ने कुलभूषण यादव को बचा लिया। हाँ जी। अब हम कुलभूषण के हवाले से, यानी जिसने हमारे मुल्क में लोगों का कत्लेआम किया है, जिसने, अब ये किसकी नाकामी थी? ये हमारी सफारती नाकामी थी, हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी थी। हमें आलमी अदालत से बात करनी चाहिए थी कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, हमारे लोगों का इसने कत्लेआम किया। क्या आप आइंदा दुनिया के अंदर किसी भी कत्लेआम करने वाले को यूं प्रोटेक्ट करेंगे? क्या आप किसी की यूं हिफाजत करेंगे? तो ये असल बात यह है कि हमने वहाँ पे सही सफारतकारी नहीं की, केस भी सही पुट अप नहीं हुआ था ना वहाँ पे, बड़ा अजीब सा केस था। हमें इसके ऊपर ही एतराज करना चाहिए था कि भाई हम इजाजत नहीं देंगे, हम इजाजत नहीं देते, हम माने क्यों आलमी अदालत इसके ऊपर बात करें। तो बात यह है कि हमने हर जगह पे एक रिसेसिव, एक पॉजिटिव रवैया अख्तियार किया। हम पीछे हटते रहे, हम दबते रहे, हमने एग्रेसिवपन शो नहीं किया। नतीजा ये निकला कि हमारा दुश्मन आज हमारे ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। चंद लोग हैं, आप देखें ना कि हाँ, बड़ी आसानी से बात हो जाती है मिसिंग पर्सनस की। अच्छा, जब बाद में पता चलता है कि वो मिसिंग पर्सन किसी हमले के अंदर मारे गए हैं, तो हमें इसके ऊपर जो जेन्युइन मसला है मिसिंग पर्सन का, उसको भी हल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं करने लगा था। झूठ है इसके अंदर, हमें उसको भी बेनकाब करना चाहिए। किसी को मिसिंग पर्सन के मसले के ऊपर सियासत करके बलूचिस्तान के हालात को एक्सप्लॉइट करने का मौका नहीं देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सन का मसला है, चाहे वो हुकूक का मसला है, चाहे वो ज़रूरियात ज़िंदगी का मसला है, चाहे वो तालीम का मसला है, चाहे वो सेहत का मसला है, इसको हमें बलूचिस्तान के चंद लोगों के साथ डील करने की बजाय हमें वहाँ के जो अवाम हैं उनको डील करना चाहिए और उनको ये बात बतानी चाहिए कि भाई हम आपके लिए खड़े हैं और पूरा पाकिस्तान आपके साथ मिल के आपके मसाइल के अंदर आपके साथ खड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कैफियत इस वक्त बनी हुई है, आपने 2100 अरब IPPs को दे दिया बगैर किसी वजह के। मुजरिम तलाश करना चाहिए, किसने हमारी इकानमी के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाला है। अल्लाह की कसम, इन लोगों को कब्रों से निकाल के इनकी हड्डियां फांसियों के ऊपर लटकानी चाहिए जिन्होंने ये काम किया। हमें ये बात देखनी चाहिए कि किसने हमें IMF के शिकंजे के अंदर डाला है, किसने हमें आज ये इस सूरत हाल से दो चार किया कि 2008 में जितना कर्जा था उस कर्जे से ज़्यादा इस वक्त हमारे कर्जे पे सूद है। तो ये पिछले 16 साल जो हमारे सियासतदान हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, सब ने एक से बढ़ के एक जुर्म किया और सब ने जुर्म ये किया कि उन्होंने मुकामी वसाइल से मुल्क चलाने की बजाय उन्होंने कर्जे लेके मुल्क चलाने में आफियत समझी है। खुद ने सारी की पॉलिसी नहीं रखी ना, बस ये है कि हमारे याशियां तो ये इस चीज़ ने आज हमें इस कैफियत से दो चार कर दिया कि पंजाब के अंदर भी सरासीमगी है, फिर KPK में भी सरासीमगी। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ चीज़ें एक्सप्लॉइट ज़्यादा कर दी जाती हैं। माजी में भी लोग मुल्क से बाहर जाते रहे हैं, जैसे जैसे अब इंडिया से हमसे हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं, कनाडा के अंदर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या है जी, हमारे जी पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़ें। अच्छा, इंडिया के अंदर भी यही है, लेकिन वहाँ पर कोई बात नहीं करता क्योंकि वो ये समझते हैं कि यार ये जो हमारी लेबर बाहर जा रही है, ये हमारे रेमिटेंसेज में इजाफा करेगी, ये हमारी इकोनॉमी को बढ़ाएगी और हमारी सफारतकारी करेगी दुनिया में, हमारा पॉजिटिव इमेज बताएगी। अच्छा, हम इसके ऊपर वर्क करने के लिए तैयार ही नहीं है। होता ये है असल में
कि लेमैन्स को बेचते हैं लेबर बेचते हैं, और अनस्किल्ड लेबर बेचते हैं, गलत रास्तों से बेचते हैं, फिर उसके ऊपर मसाइल खड़े होते हैं। भाई आप काम करें, आप लेबर को स्किल्ड करें, बलूचिस्तान से लोगों को स्किल्ड करें, आप KPK से लोगों को स्किल्ड करें, आप पंजाब से करें, इनको जो इनके स्किल्स हैं उनको डेवलप करके आप इनको बाहर भेजें, फिर मुकामी सतह पे आप अपनी इकानमी को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने वसाइल के साथ जीने की कोशिश करें। तो ये चीज़ हमें लोगों के सामने देखें, अब वक्त आ गया कि हम कौम के साथ झूठ ना बोलें, बिल्कुल हम हकीकत हाल लोगों के सामने रखें कि भाई बुरे हालात कि भाई हालात अच्छे नहीं है। मसला सिर्फ बलूचिस्तान का या KPK का या सिंध का नहीं है, मसला पूरे मुल्क का है। हर जगह पे एक जैसे हालात हैं और ये माने, मैं कहता हूं कि खान साहब तस्लीम करें ना कि भाई मैंने जुर्म किया है कि मैंने बहुत ज़्यादा कर्जे लेके मैंने मुल्क चलाने की कोशिश की। मियाँ साहब अपना जुर्म तस्लीम करें। अच्छा ये बात कहते हैं गैर सियासी क़ुव्वतें, तो तस्लीम करें। अब यह तो कोई बात नहीं है ना, मैं बिल्कुल हट के एक बात करने लगा हूँ, ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप एक गैर सियासी कुव्वत के सर पे बैठ के आ जाएं और आप बैठ के आके जब ताकतवर हो जाएं तो आप कहें कि जी अब हमें गैर सियासी कुव्वतों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है, तो थोड़ी सी फिर हमें भी वो मुदाखलत ले लेने दें। जो नई सियासी जमातें हैं उनको भी मौका देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये रवैया ही गलत था। सब ने गलतियाँ की हैं, अंदरूनी और बैरूनी तौर पे चोर दरवाजे इख्तियार करके मुल्क चलाने की कोशिश की गई है, सियासत में कामयाबियों की कोशिश की गई है। नतीजा ये निकल रहा है कि जिनके साथ हम बैरूनी दुनिया में डील करते हैं वो हमें मुल्क के मसाइल फिलहाल नहीं करने देते। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देंगे, हमें पता है कि यूरोप के किस मुल्क में तुम्हारा कितना सरमाया पड़ा हुआ है, तो फिर ठीक है कोई लीक्स आ जाएगी, कोई विकी लीक आ जाएगी, कोई फलां आ जाएगी, तो तुम्हारी ऐसी तैसी। हम कहते हैं नहीं जनाब हम पीछे। अब आप देखें बलूचिस्तान के मसले पे जज्बाती बयान सब दे रहे हैं, हाँ जी, तो कौन है? अगर ना हमारे वजीर दाखिला साहब, अल्लाह उनको, मैं क्या उनको कहूँ कि वो पहले यानी वहाँ से उठे हैं, क्रिकेट का ऐसा बेड़ा गर्क किया है और उसके बाद अब वो कहते हैं कि बलूचिस्तान का मसला तो एक SHO हल कर सकता है। यानी ये हालत है हमारे वजीर दाखिला की इस वक्त कि उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि बलूचिस्तान में मसला क्या क्या है। देखे ना पूरी दुनिया की वहाँ पे जंग पूरी दुनिया लड़ रही है और वो ये समझते हैं कि यार अगर पाकिस्तान की ये पोर्ट बन गई ग्वादर वाली, अगर CPEC चल पड़ा, अगर ये हालात बन गए तो फिर हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि वज़ीर दाखिला को भी अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। गैर जमहूरी रवैया, गैर सियासी रवैया, इन रवैयों को हमें तर्क करना चाहिए। हमें शहनशाहों वाले और बादशाहों वाले बयान नहीं देने चाहिए। हमें अवाम की जो तकलीफ़ है उसको महसूस करना चाहिए। मैं भी बयान दूँ कि बड़ा जुल्म हुआ है और जनाब हमें दहशत गर्दों को कुचल के रख देना चाहिए, और वज़ीर आज़म भी ये बयान दे तो फिर मेरे और वज़ीर आज़म के अंदर क्या फ़र्क हुआ? भाई उसे कहना चाहिए कि हम इंशाअल्लाह बलोच लोगों को जो नाराज़ हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, जो दहशत गर्दी पे उतरे हुए हैं हम इंशाअल्लाह ताला उनको उनके मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे, और जो अवाम है वो पूरे पाकिस्तान के अवाम मसाइल से दो चार हैं। भाई हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमें माफ़ कर दो, हम माफ़ी मांगते हैं और हम इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करेंगे। बिल्कुल, अभी ये बात मेरा ख्याल है इस पे हम इख्तिताम करते हैं कि बलूचिस्तान के इस वक्त जो मसले का हल है वो यही है कि इस वक्त रियासत जो है ना वो रियासत होने का किरदार अदा करे, लोगों को समझे। बलूचिस्तान अगर हम इस वक्त उसको ज़ेर बहस ला रहे हैं तो बलूचिस्तान की महरूमियों का अजाला करे और वहाँ होने वाली कोताहियों का बदमाश के मुकाबले में हुक्मरान अपने आप को बदमाश साबित ना करें। बिल्कुल, बदमाश के मुकाबले में हुक्मरान खुद को बदमाश ना साबित करें। तो ये मैं अपना इसी पे मैं इख्तिताम करूँगा। मुज़म्मिल भाई आपका बहुत शुक्रिया कि रियासत कोताहियों का अजाला करे और महरूमियों का मदावा करे। यूँ बलूचिस्तान क्या पूरा मुल्क इस ला इलाहा इल्लल्लाह की छतरी तले यकजा हो, ताकि इस मुल्क को हम दर हकीकत इस्लाम का सही मानों में कला बना सकें। और ये नज़रिए के बगैर आप नहीं बना सकते, नहीं बस ही नहीं सकते, तो इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।